हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है। ये जो VSEPR थ्योरी है ये किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शेप बताने में हेल्पफुल होती है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये जो VSEPR थ्योरी है ये 12th के सिलेबस में भी है, इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के सिलेबस में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं जैसे TGT PGT। इसके साथ साथ जो नेट गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए उसमें भी VSEPR थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं इस थ्योरी के बारे में बताने वाली हूँ और हम इस थ्योरी को यूज़ करके कैसे मॉलिक्यूल्स की शेप बताते हैं, शेप हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है इसको ग्लिप्सी एंड नायहोम ने दिया था। तो इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है ग्लिप्सी एंड नायहोम। और ये जो VSEPR थ्योरी है ये टोटली किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के साथ में डील करती है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और ये जो भी शेप है वो हमें कैसे पता चलती है, हमें इसके लिए किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता पाते हैं कि जो अमोनिया है उसकी शेप पिरामिडल होती है, वाटर की शेप बैंट होती है और जिसको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर ना दिखाएं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी ये VSEPR थ्योरी है ये इस एक तरीके से स्पेस मॉडल देती है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो हम जहाँ पर जो भी एटम्स होते हैं उनको अगर हम एक पॉइंट की तरह मान लें तो जो भी सेंट्रल एटम होगा उससे बाकी के पॉइंट्स को जोड़ने पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उससे हमें उस मॉलिक्यूल की शेप पता चलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमें एक स्पेस मॉडल देती है जो कि पॉइंट्स को आपस में जोड़ने से, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड्स को अगर हम देखें तो बॉन्ड्स किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कौन सी शेप बना रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। तो यहाँ पर जो भी लोन पेयर्स होते हैं उसको हम शेप में कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो भी लोन पेयर होंगे उसको हम शेप में नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब कभी भी हमें किसी की शेप बतानी होती है तो वहाँ कम से कम दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर अगर प्रेजेंट होंगे तो उसकी शेप लीनियर हो जाएगी। दो बॉन्ड पेयर से कम बॉन्ड पेयर होने पर हमें कोई भी शेप नहीं मिलती है किसी मॉलिक्यूल की। तो देखिए हम किस तरीके से शेप निकालते हैं। तो देखिए, शेप बताने के लिए सबसे पहले हमें VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या है, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर्स then there are not no any lone pair, then molecule shape depends upon the type of hybridization। अगर जो भी हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है सबसे पहले हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर वहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये पता चल रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हम जो भी उसकी शेप डिसाइड करेंगे वो उसके हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो SP है, हमें पता है जब SP हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ शेप लीनियर होती है, क्योंकि यहाँ पर दो SP हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है। इस तरीके से जो शेप बनेगी वो लीनियर होती है, जैसे कि एसिडिन, आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो। ऐसे अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ इथाइलिन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इथाइलिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी आगे। तो यहाँ जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप मीथेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए, जो कि टेट्राहेड्रल शेप का होता है। sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पर जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अगर sp3d2
हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पर जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पर जो शेप होगी, जो रेगुलर किसी मॉलिक्यूल के लिए शेप होती है सारे बॉन्ड पेयर के लिए, वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि उसकी शेप क्या होगी, किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है उसमें। लेकिन अगर अगर हम इसी वाले पॉस्टुलेट से कुछ एग्जांपल्स देखें तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आइडेंटिफाई करने हैं कि कहीं लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी सेंट्रल एटम है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें काउंट करना होता है। इसके साथ साथ कितने यूनिवेलेंट एटम्स उसके साथ में अटैच्ड हैं। यूनिवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। और ज़्यादातर यहाँ पर नेगेटिव एटम्स ही अटैच, नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स ही अटैच्ड होते हैं। तो जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके साथ में कितने -1 जिनकी वैलेंसी है, मतलब 1 वैलेंसी है, उतने एटम्स का नंबर हम काउंट करते हैं। साथ में उसका जो भी चार्ज होता है उसको, जो भी माइनस प्लस में होगा, अगर माइनस में होगा तो हमें प्लस करना होता है, अगर प्लस में होगा तो उसे माइनस करना होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सिलिकॉन लिया हुआ है। सिलिकॉन क्योंकि कार्बन फैमिली का एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 14 इसका इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 4 आएंगे। और यहाँ यूनिवेलेंट एटम्स का नंबर जो Cl है, Cl पर -1 चार्ज होता है तो यूनिवेलेंट है जो 4 नंबर में है। तो हम 4 लेंगे जो कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, और 4 Cl एटम्स हैं। इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ चार्ज की जगह 0 लगाया हुआ है। और जो भी टोटल आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि इसकी शेप क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो सिलिकॉन है, उससे 4 क्लोराइड आयन अटैच्ड हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 4 ही ऑर्बिटल्स हैं और 4 ही क्लोराइड आयन अटैच्ड हैं, इसका मतलब है सारे के सारे जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि Cl के साथ में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर आएगा 4 आएगा और जो लोन पेयर आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरीके से अगर लोन पेयर का नंबर 0 है तो जो शेप डिपेंड करेगी वो टोटली हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो शेप होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ऐसा ही Cl4 की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये है कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। यहाँ हमें पता है कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ कोई भी यूनिवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो हम यहाँ जो भी यूनिवेलेंट एटम्स के पे 0 यूज करेंगे। और यहाँ जो चार्ज आ रहा है वो -2। मैंने बताया अगर चार्ज माइनस में है तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो इसलिए हम +2 कर देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 + 2 / 2 यानी कि 3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 है। तो 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे अगर हम तो सेंट्रल एटम से 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, और यहाँ हमारे पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी 3 हैं। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब है ये 3 के 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि जितने एटम्स यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं उतने ही हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नंबर बिल्कुल बॉन्डेड एटम्स के नंबर के इक्वल होता है तो वहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है और लोन पेयर का नंबर 0 है। इस तरीके से जो कार्बोनेट आयन है इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें XeO4,
तो यहाँ पर जो जीनॉन है, जीनॉन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ कोई भी यूनिवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर टोटल 8 एटम्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है, यूनिवेलेंट एटम 0 है, कोई भी चार्ज नहीं है तो वो भी 0 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा वो 4 आएगा। तो 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। अब क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जो कि ज़ीनॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसका मतलब है इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नंबर है वो भी 4 है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल है ICl2 नेगेटिव। तो जो ICl2 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 2 यूनिवेलेंट एटम्स अटैच्ड हैं और साथ में एक नेगेटिव चार्ज है। तो 7 प्लस 2 यूनिवेलेंट का नंबर प्लस 1 जो इसके ऊपर चार्ज है, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ रहा है 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 5 आ रहा है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा sp3d, क्योंकि sp3d में 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर है वो 5 है, लेकिन जो सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले एटम्स का नंबर है वो 2 है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं 5 में से। इस तरीके से 5 को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर में। तो इस यहाँ पर जो शेप होगी, सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर अगर बन रहे हैं तो यहाँ जो शेप होगी वो लीनियर होगी। ये मैं भी आगे बताऊंगी किस तरीके से हम लीनियर और ये सारी शेप बताते हैं। लोन पेयर किस तरीके से शेप को चेंज कर देता है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए XeO2F2। ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिवेलेंट एटम्स का नंबर 2 है और जो चार्ज है वो 0 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर आएगा वो 5 आएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं ज़ीनॉन से अटैच्ड वो 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन है। इसका मतलब है ये 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा 4 एटम्स के साथ में। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए टोटल 5 में से। तो यहाँ 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके के लिए जो शेप आती है वो क्या होती है, सीसॉ, जिसको कि हम के शेप भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो F होगा, क्योंकि 2 F हैं, 2 फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, तो जो फ्लोरीन होगा वो एक्सियल पोजीशन पे चला जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे चला जाता है। किस तरीके से शेप बनती है वो अभी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3। तो जो ClF3 है, यहाँ पर Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 यूनिवेलेंट एटम्स हैं यहाँ। तो यहाँ पर 7 प्लस 3 यानी कि 10/2, तो 5 आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d। अब देखिए यहाँ पर 3 एटम्स हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं Cl के साथ में, यानी कि 5 में से 3 बॉन्डेड पेयर हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। इस टाइप से जो शेप आएगी वो क्या हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम देखें XeO3 में, तो Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी यूनिवेलेंट एटम नहीं है, तो 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यानी कि 4। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम ज़ीनॉन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे यहाँ 4 में से, और एक क्या आएगा, लोन पेयर। इस तरीके के लिए जो शेप होती है वो क्या होती है, ये एकदम से वैसी शेप हो गई जैसे कि अमोनिया में होती है, तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट पॉस्टुलेट था। अगर सिर्फ जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर हम उसको देखेंगे, अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो टोटली हाइब्रिडाइजेशन पे शेप डिपेंड करती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं SiCl4 का केस, यहाँ टेट्राहेड्रल शेप आएगी। नेक्स्ट है जो कार्बोनेट आयन का है, यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगी। नेक्स्ट XeO4 में भी टेट्राहेड्रल शेप आएगी। और बाकी का ये क्या है, नेक्स्ट पॉस्टुलेट में हम कवर करेंगे इसको। तो देखिए नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, जो VSEPR थ्योरी है उसके लिए नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर। अगर सारे के सारे जो भी
इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्डेड नहीं है, उसके अलावा लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर सम लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं तो शेप जो होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इस तरीके की डिस्टॉर्शन किस वजह से होता है कि हम जानते हैं कि जो भी लोन पेयर होता है उसका अपना रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। लेकिन जो रिपल्शन होता है लोन पेयर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। इस तरीके से जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। जैसे टेट्राहेड्रल है तो वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, या फिर ट्रायगोनल है तो ट्रायगोनल प्लेनर नहीं रहेगी। तो इस तरीके से चेंज हो जाती है शेप। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि डिस्टॉर्टेड शेप को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टॉर्टेड शेप हम किस तरीके से करेंगे, देखिए ये जो हमने यहाँ पर जो एन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी ऊपर अभी, तो देखिए ये जो एन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी हमने किस तरीके से कि जो भी सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में कितने यूनिवेलेंट एटम्स अटैच्ड हैं और कितना उस पर चार्ज है। तो ये जो एन है इस एन के ऊपर डिपेंड करती है जो भी डिस्टॉर्टेड शेप है कि इस एन में कितने लॉन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, उसकी बेसिस पे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए अगर एन की वैल्यू 2 है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा। तो एसपी का केस हमेशा लीनियर वाला होता है। यहाँ पर अगर सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, दो ही बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे तो हमेशा शेप लीनियर होती है। लेकिन अगर एन की वैल्यू 3 है तो वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाता है। और sp2 में दो केस बन सकते हैं कि ये दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का केस भी हो सकता है और तीनों बॉन्ड पेयर का केस भी हो सकता है। तो वो देखिए, तो देखिए अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है उस केस में यहाँ जो शेप बनेगी वो रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी। वहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर एग्जैक्ट शेप बनेगी। लेकिन अगर दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, शेप को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हमने यहाँ दिखा रखे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ शो हो रहे हैं, और जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसको लीनियर नहीं रहने देगा दो बॉन्ड पेयर के साथ में बनने वाली शेप को, बल्कि इन दोनों में इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन की वजह से ये शेप क्या होगी, इसका जो एंगल है वो 180 से डिक्रीज हो जाएगा और इस तरीके से जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बैंड शेप या फिर वी शेप हो जाएगी। अगर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उस केस में दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो वहाँ शेप क्या हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू 4 है तो वहाँ क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हम वहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखें, अगर सारे के सारे जो भी n की वैल्यू 4 है और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्डेड हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है, तो उस केस में तो जो शेप होगी वो रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होगी। लेकिन अगर यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो ये कैसी शेप हो जाएगी, पिरामिडल, जैसे कि अमोनिया की शेप होती है NH3 में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जो कि इन तीनों बॉन्ड को रिपेल करेगा और इसकी शेप को चेंज कर देगा और इसकी शेप पिरामिडल हो जाती है। अगर यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हों और दो लोन पेयर हों तो उस केस में भी इसकी शेप क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। दोनों लोन पेयर एक तरफ आ जाएंगे और इन बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे कि ये लीनियर ना रहकर इसकी शेप वी शेप हो जाती है या फिर जिसको हम बैंड शेप भी कहते हैं। तो इस तरीके से 2+2 का केस होता है। तो जो n=4 में 3 केसेस हो सकते हैं। अगर 4+0 है मीन्स 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो पिरामिडल शेप होगी। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर हैं तो वहाँ पर वी शेप या फिर बैंड शेप हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर n=5 है तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। इसमें अगर पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर हैं तो उस केस में इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी ये इस तरीके से होती है, एकदम ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल शेप ऐसे करके होती है। तो ये है जब 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्डेड हैं।
लेकिन और भी केसेस बनते हैं इसमें। तो नेक्स्ट केस क्या है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो वहां पर जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, हमेशा जो भी लोन पेयर होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो वो उनमें से कोई भी एक पोजीशन जो इजीली लोन पेयर ऑक्यूपाई कर पाएगा, इन दोनों, ये भी 2 इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो हम सिंगल वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो 4 बॉन्ड पेयर होंगे वो इस तरीके से पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरीके से जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, के शेप। ये एक तरीके से सी सॉ शेप भी होती है, इसलिए इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप भी बोलते हैं। तो अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है 5 में से, तो के शेप का फॉर्मेशन होगा। अगर 5 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो उस कंडीशन में जो 2 लोन पेयर होंगे वो ये वाली दोनों इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो 3 बॉन्ड पेयर होंगे वो इस तरीके ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस तरीके जो शेप बनती है वो क्या बनती है, टी शेप। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में जहां पर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे वो बनेगी टी शेप। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हों, तो वो 3 लोन पेयर तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। इस तरीके जो शेप बनेगी वो लीनियर शेप बनेगी। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की कंडीशन में 4 कंडीशंस होती हैं, 5+0, 4+1, 3+2 और 2+3, जहां पर की शेप क्या होगी, या ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हो सकती है, के शेप हो सकती है, टी शेप, या फिर लीनियर। अब नेक्स्ट कंडीशन है n=6, जिसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सारे के सारे बॉन्डेड हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, उस कंडीशन में जो शेप हो जाती है इसकी वो क्या हो जाएगी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर अपनी पोजीशन ले लेंगे एक ऑक्टाहेड्रल के पॉइंट्स पर, जिसके कि 6 पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से जो शेप हो जाएगी वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। लेकिन अगर जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। स्क्वायर 4 जो भी बॉन्ड पेयर्स होंगे वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आ जाएंगे एटम्स, और जो एक एटम होगा वो इसके एक तरफ जाकर पिरामिडल शेप बना लेगा, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप बन जाएगी। और जो एक शेप होगी एक्सियल पोजीशन जो होगी वहां पर लोन पेयर उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 4+2, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इस कंडीशन में जो लोन पेयर होंगे वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो शेप होती है वो रेगुलर स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाती है। तो इस तरीके से n=6 के लिए 3 केस हैं, जो 6+0 का केस है जहां पर कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, 5+1 के केस में स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी, और 4+2 के केस में स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। अब नेक्स्ट है जहां पर n=7 होगा। देखिए जब n=7 होता है तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d3 होता है। अगर यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर अगर होते हैं, लोन पेयर 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो शेप होती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। अगर 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में जो शेप हो जाती है इसकी, 6 के 6 बॉन्ड पेयर तो एक ऑक्टाहेड्रल की शेप ले लेंगे, और जो लोन पेयर है वो इस तरीके से एक फेस से बाहर की तरफ निकला रहता है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप हम इसको कहते हैं, जो कि Fe6 इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर जो भी शेप होती है Fe6 की वो क्या होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो कि 6+1 का केस होता है। नेक्स्ट इसमें केस आता है 5+2 का, मतलब 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो इस कंडीशन में इसकी जो शेप होती है वो पेंटागोनल प्लेनर होती है। तो जो पेंटागोनल प्लेनर कैसे होगी, जो भी 5 बॉन्ड पेयर होंगे वो एक पेंटागन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो भी लोन पेयर होंगे वो इस तरीके से 2 फेसेस से बाहर निकले रहते हैं, तो ये पेंटागोनल प्लेनर शेप बन जाती है। अब अगर यहाँ पर 4+3 का केस भी हो सकता है, लेकिन वो
लोन पेयर रिपल्शन की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ अगर 3 लोन पेयर अगर हो जाएंगे तो 3 लोन पेयर बाकी की बॉन्ड पेयर को इतना ज़्यादा रिपल्शन उनमें क्रिएट करेंगे कि वो शेप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अभी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव में जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के वो 5 होते हैं, कोई भी यूनिवेलेंट एटम नहीं है तो 0 हो जाएगा। चार्ज यहाँ पर -1 है तो हम यहाँ +1 कर लेंगे, तो टोटल 6/2, यानी कि ये जो नंबर आएगा ये आएगा हमारा यहाँ 3। और 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जो एटम्स अटैच्ड है नाइट्रोजन से वो सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं 3 में से और 1 लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो लीनियर शेप होनी चाहिए थी वो लीनियर ना होकर क्या हो जाएगी, इसकी वी शेप या फिर बैंड शेप हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें PCl4 पॉजिटिव का, तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉस्फोरस के, यूनिवेलेंट एटम्स का नंबर 4 है और जो चार्ज है वो +1 है, तो +1 के केस में हम यहाँ पे -1 कर देंगे। तो यहाँ जो टोटल आएगा वो 8/2 यानी कि 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और यहाँ पर जो 4 ही एटम्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉस्फोरस के साथ में, इसका मतलब यहाँ सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 होगा। इस केस में इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। नेक्स्ट SnCl2 में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यूनिवेलेंट एटम्स हैं, तो 4 + 2/2 यानी कि 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और इसके लिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि 2 एटम्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक लोन पेयर है इसीलिए इसकी भी वी शेप हो जाएगी। नेक्स्ट AsO3 नेगेटिव, तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, यूनिवेलेंट एटम्स का नंबर 0 है, चार्ज -1 तो यहाँ +1 कर देंगे, 6/2 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। 3 ऑक्सीजन आर्सेनिक के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है, तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी इसकी। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल XeF पॉजिटिव, X के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, F के पास यूनिवेलेंट एटम है 5, तो ये 5 ऐड करेंगे हम, +1 है तो -1 कर देंगे, /2, तो यहाँ 12/2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे। तो जो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 5 + 1 का केस है, तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एटम्स की शेप फाइंड आउट कर लेते हैं VSEPR थियोरी को यूज़ करके। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जांपल्स में काफ़ी और सारे भी बता सकती हूँ। कुछ यूनिक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि देखिए, अगर हम C3O2 का केस देखें तो यहाँ पर कार्बन सेंटर में होगा, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कोई भी यूनिवेलेंट एटम नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो 4/2 से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे वो 2 आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। और क्योंकि C3 के साथ में 2 ही एटम अटैच्ड हैं, अगर हम देखेंगे तो या तो हम CO करके 2 एटम्स अटैच अगर माने, तो यहाँ पर 2 + 0 का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेप होगी वो लीनियर होगी, जो कि इस तरीके की शेप होती है, देखिए इसकी। ऐसे अगर हम CN, ये साइनोजन जो CN होल ट्वाइस है, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 4/2 यानी कि sp का केस होता है, तो इनका जो शेप बनेगी वो इस तरीके की बनती है, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अभी आज का वीडियो भी यहीं स्टॉप करती हूँ, और कुछ भी एग्जांपल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे जिनको कि आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने शेप फाइंड आउट करी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और ये और भी आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्प है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी केमिस्ट्री के जो भी मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो आपको वो भी टाइमली प्रोवाइड हो जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।